Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. आज का हमारा पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है मोंटेस्क्यू। तो मोंटेस्क्यू को जानने से पहले वेस्टर्न सिस्टम है जिसे हम लिबरलिज़म कहते हैं, तो उसके बारे में उसके कुछ प्रिंसिपल्स है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। वेस्ट में जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है जिसे हम लिबरलिज़म कहते हैं, लिबरलिज़म की फर्दर दो फॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज़म और इकोनॉमिक लिबरलिज़म। तो इनकी ओवरऑल जो इनके जो बुनियादी प्रिंसिपल हैं वो तीन हैं। तो तीन प्रिंसिपल जो कि हमें इनके ज़िंदगी के हर शोबे में नज़र आते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इनके कोर्ट्स हों या मीडिया हो, कहीं पे भी आप हैं आपको ये तीन वर्ड सुनने को ज़रूर मिलेंगे। नंबर फर्स्ट इनका प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअलिज़म। इनफरादियत पे इनका बहुत ज़्यादा ज़ोर है। मतलब इनके ख्याल में कि अगर फ़र्द उसकी इंडिविजुअलिटी बरकरार नहीं है तो हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा प्रिंसिपल है इनकी नज़र में कि इंडिविजुअलिटी अपनी एक्सट्रीम पे पहुंचेगी, खूब प्रोडक्टिव होगी। वो कैसे होगी? वो उस वक्त होगी जब इसे लिबर्टी दी जाएगी। तो दूसरा प्रिंसिपल है लिबर्टी का। तो इंडिविजुअल्स लिबर्टी जितनी ज़्यादा होगी, जितना इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उतना ही वेस्टर्न सिस्टम वो फ्लोरिश करेगा। थर्ड है इक्वलिटी, कि इसे हम मेरिटोक्रेसी भी कहते हैं, कि कानून की नज़र में तमाम लोग इक्वल हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो लेबर है, ये कानून की नज़र में इक्वल हैं। तो इंडिविजुअलिटी, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये तीन आप इनके कह लें कि ये इनका वेस्टर्न सिस्टम का ये कलमा है इनका। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, वो ये तीन प्रिंसिपल्स हैं, ये तीन इनके फंडामेंटल्स हैं। तो अब हमने जिन जिन फ़िलासफ़र्स को पढ़ना है वो अब इन तीनों के ही अंदर हमें मिलेंगे। तीनों में वो बातें अपनी जितनी भी आइडियाज़ की बुनियाद रखेंगे वो इन तीनों में से किसी एक पे, किसी दो पे या तीनों पे रखेंगे बुनियाद। तो अब हम देखते हैं मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू बेसिकली ये फ्रेंच फ़िलासफ़र था, फ्रेंच जज जूरिस्ट, फ्रेंच जज और जूरिस्ट था। ये अपनी किताब है इसकी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। और इसके असरात इस हद तक हमागीर हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन में जो उनके फाउंडिंग फादर ने जिसको सबसे ज़्यादा फॉलो किया है वो मोंटेस्क्यू की राइटिंग है, और वो यही है द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो मोंटेस्क्यू बेसिकली ये साउथ वेस्ट फ्रांस में पैदा हुआ 1689 में। ये इसके वालिद साहिब एक मिलिट्री जर्नल थे, फौजी थे, और 1755 में इसकी डेथ हुई है। इसकी तीन फेमस बुक्स हैं। नंबर 1 इसकी बुक है पर्शियन लेटर्स, ये 1721 में लिखी। फिर उसके बाद किताब है कंसिडरेशन ऑन द कॉजेज ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द रोमन्स एंड देयर डिक्लाइंस, ये 1734 में बुक लिखी। थर्ड बुक जो कि बहुत ज़्यादा अहम है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये 1748 में लिखी। ये तीन बुक्स इंतहाई ज़्यादा अहम बुक्स हैं जब भी हमने मोंटेस्क्यू के पॉलिटिकल आइडियाज़ को पढ़ना है। तो इनमें भी सबसे अहम बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज है। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज से ही मोंटेस्क्यू की बुनियादी फ़िलासफ़ी अख़ज़ की गई है। तो मोंटेस्क्यू का हम देखें, मोंटेस्क्यू अपनी ज़िंदगी में किन किन फ़िलासफ़र से मुतासर था या इसका जो इन्वायरमेंट वो कैसा था। तो फ़िलासफ़र्स में सिंपली देखें, फ़िलासफ़र्स में
मोंटेस्क्यू अरिस्टोटल से बहुत ज़्यादा मुतासर था, हॉब्स से बहुत ज़्यादा मुतासर था, जॉन लॉक से बहुत ज़्यादा मुतासर था, जीन बॉर्डिन से बहुत ज़्यादा मुतासर था, और रेने डिकार्ट उससे बहुत ज़्यादा मुतासर था। तो ये बड़े बड़े थिंकर्स थे जिनसे बहुत ज़्यादा मुतासर था। मोंटेस्क्यू के आइडियाज़ जिनकी फॉर्मेशन हुई है उसमें इन राइटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। फिर उसके बाद देखें, क्योंकि फ्रांस का रहने वाला था मोंटेस्क्यू, तो इसे फ्रांस का ऑटोक्रेटिक सिस्टम, मोनार्कियल सिस्टम, एब्सोल्यूट मोनार्कियल सिस्टम ये बहुत ज़्यादा नापसंद था। उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो ये भी थी कि इसने बरतानिया का विज़िट किया, बरतानिया का विज़िट करके वहाँ की लाइबर्टीज़ देखी, वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम देखा, तो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। तो अपनी द स्पिरिट ऑफ लॉज जो उसने लिखी है उसमें वो हमें जगह जगह बरतानवी निज़ाम की तारीफ़ करता हुआ नज़र आ रहा है, बरतानिया को अप्रिशिएट करता हुआ नज़र आ रहा है, और अपने पॉलिटिशियंस को वो मशवरा दे रहा है कि वी शुड फॉलो द ब्राइटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम। उनका जैसा सिस्टम है वैसा सिस्टम हमको भी अडॉप्ट करना होगा। तो यही वजह है कि इसके आइडियाज़ की फॉर्मेशन में ये इसका बहुत बड़ा रोल है कि इसका इन्वायरमेंट, फ्रांस का इन्वायरमेंट और बरतानिया से मुतासर होना काफ़ी हद तक इसका है। तो बाकी इनके आइडियाज़ ने किन किन लोगों पे असरार डाले हैं, तो वो भी अगर हम देखें, इनके बाद में जो लोग आए हैं उनमें डेविड ह्यूम, टॉम पेन, ये वही है जिसने यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेट किया, जीन जैकेस रूसो, उस पर इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं, फर्गूसन है, और इवन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उस पे इसके असरात बहुत ज़्यादा, इसकी राइटिंग्स के असरात बहुत ज़्यादा हैं। मेन इसने यूरोपियंस को, अमेरिकन्स को बहुत हद तक इसकी राइटिंग्स ने मुतासर किया है। अब हम इसके आइडियाज़ को देखते हैं, तो आइडियाज़ का आगाज़ जो सबका इसका हम कह लें कि सबसे पीक का जो इसका आइडिया है वो इसने दिया है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये क्या है सेपरेशन ऑफ पावर? गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जेक्टिव और नंबर 3 जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग करना, एग्जेक्टिव का काम है उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करना, और जुडिशरी का काम है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ के इंटरप्रिटेशन करना, और ये देखना कि ये लॉज की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं, और ये भी देखना कि ये जो जितने लॉज बन रहे हैं ये आया कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं, ये कहीं इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ को हर्ट तो नहीं कर रहे, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे तो इसकी ये लॉज इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ और फंडामेंटल राइट्स को तो मुतासर नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली जुडिशरी का काम है। तो अब ये 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इब्तिदा में जाहिर बात है कि ये वो टाइम था जब वेस्ट मोनार्की से, बादशाही निज़ाम से डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जा रहा था। तो इसमें उसने आप अगर देखें सिंपली कि बादशाही निज़ाम में ये तीनों गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन बादशाह के अंडर होते थे। बादशाह ही लेजिस्लेटर होता था, वही एग्जेक्टिव होता था, और वही जुडिशरी का काम भी सर अंजाम देता था। जबकि यहाँ पे ये वो मरहला है, वो टाइम है जिस जगह मोंटेस्क्यू ने वाज़िया किया कि ये तीनों इंस्टीट्यूशंस को आज़ाद होना चाहिए। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस अपने दायरा कार में रहकर फंक्शन सर अंजाम दें। जितना ये अपने दायरा कार में रहकर फंक्शन सर अंजाम देंगे उतनी ही ज़्यादा एक स्टेट ग्रो करेगी। इसमें सिंपली 2 प्रिंसिपल्स इसने लिए हैं। पहला प्रिंसिपल तो है इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ को सिक्योर करना।
इसका कहना है कि अगर बादशाह होगा तो बादशाह इन तीनों डिपार्टमेंट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेगा, जिससे इंडिविजुअल लाइबिलिटीज कर्टेल होंगी। तो इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने के लिए ज़रूरी है कि ये तीनों डिपार्टमेंट्स ये अलग अलग रहें और अलग अलग फंक्शन सर अंजाम दें, अपनी अपनी फील्ड में जो है फंक्शन सर अंजाम दें। दूसरा प्रिंसिपल वो लॉर्ड एक्टन की एक मैगजिम है, कोटेशन है, जिसमें उसने कहा है एब्सोल्यूट पावर टर्न्स करप्ट, पावर टर्न्स करप्ट, एब्सोल्यूट पावर टर्न्स करप्ट एब्सोल्यूटली, कि एक ताकत जो है वो करप्शन की तरफ ले जाती है, इंसान को करप्ट करती है, जबकि एब्सोल्यूट पावर इंसान को एब्सोल्यूटली करप्ट कर देती है। तो ये इसकी नज़र में था कि नंबर 1 तो इंडिविजुअल्स को पावर दी जाए, इंडिविजुअल्स की लाइबिलिटी को सिक्योर किया जाए, और दूसरा जो पावर अगर किसी एक हाथ में होगी तो पावर तो ये करप्शन की तरफ जाएगी, तो ये मसाइल पैदा करेगी। लिहाजा इसका मोंटेस्क्यू का कहना है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर ज़रूरी है। लेजिस्लेचर का काम है कि लेजिस्लेशन करना, तो वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन करे। उसके बाद दूसरे नंबर पर एग्जेक्टिव का काम है उसे इम्प्लीमेंट करना, वो लेजिस्लेचर के कामों में दखल अंदाजी ना करे बल्कि सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करे। इसी तरह जुडिशरी का काम है लॉज की इंटरप्रिटेशन करना, उसे चेक करना कि अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स ये लॉ मुकम्मल है, या उस जो जुडिशरी का काम है कि इंडिविजुअल्स के मामलात को देखना आया कि वो सर अंजाम दे रहा है। अगर तो ये तीनों अपने अपने शोबा जात में अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो स्टेट आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके बरक्स लेट्स सपोज अगर लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव को अपने साथ मिलाकर काम कर रहा है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इंडिविजुअल्स लाइबिलिटी कर्टेल होंगी, बादशाह या हुक्मरान अवाम पर जुल्म करेंगे। इसके बरक्स अगर लेजिस्लेचर के साथ जुडिशरी मिल जाए तो उसमें ये होगा कि जो कानून साजी होगी वो लोगों की मंशा के मुताबिक नहीं होगी, क्योंकि अपनी ये दोनों मिली भगत से कानून साजी जिस तरह की भी मर्जी करके चंद एक लोगों को फ़ायदा देंगे, बाकी लोगों का नुकसान करेंगे। इसी तरह मोंटेस्क्यू का कहना कि ये तीनों डिपार्टमेंट्स की पावर अगर किसी एक फर्द के हाथ में हुई फिर भी नुकसान है, या तीनों में से किसी 2 डिपार्टमेंट्स की पावर एक फर्द के हाथ में या बॉडी ऑफ पर्सन्स के हाथ में हुई तब भी मुआशरे में अनारकी फैलेगी, जुल्म सितम फैलेगा। लिहाजा ज़रूरी है एक बेहतरीन स्टेट के लिए कि उसमें ये सेपरेशन ऑफ पावर हो, गवर्नमेंट के ये तीनों इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करें। अब इसी की बेस पे एक नया भी प्रिंसिपल सामने आया जो कि अमेरिकन्स ने जब इस पे इम्प्लीमेंटेशन की तो चेक एंड बैलेंस का रूल सामने आया। पहले तो मैं ये बता दूं कि अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने फौरी मोंटेस्क्यू का आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट किया। जब भी आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसका आर्टिकल 1 इज़ अबाउट लेजिस्लेचर, अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ लेजिस्लेचर, आर्टिकल 2 इज़ अबाउट द फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव, एंड आर्टिकल 3 इज़ अबाउट द फंक्शन ऑफ जुडिशरी। तो ये तीनों के बारे में, और तीनों को अलग अलग उसने किया है और इनके फंक्शंस को वाज़िया कर दिया है। अब जैसे ही कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरवेन करना शुरू करेगा तो दूसरा डिपार्टमेंट उस पर चेक रखेगा। तो इसे हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं कि अगर कोई डिपार्टमेंट अपनी हदूद से तजावज़ करेगा या कोई गलत काम करेगा दूसरा डिपार्टमेंट उस पर चेक रखेगा। तो ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। मतलब सिंपली अगर हम देखते हैं कि कांग्रेस कोई लॉ पास करता है, प्रेसिडेंट जो कि एग्जेक्टिव हेड है तो उसे लगता है कि ये लॉ अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो उसे वीटो कर सकता है। इसी तरह अगर कोई लॉ इससे भी पास हो जाता, प्रेसिडेंट भी उसे अपनी अप्रूवल दे देता है, लेकिन जुडिशरी उस पर चेक रख सकती है। जुडिशरी देख सकती है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड कर सकती है। इसी तरह अगर कोई एग्जेक्टिव
कोई ऐसा फंक्शन सर अंजाम देता है कि जो गलत है, यानी कि कोई जजेस की अपॉइंटमेंट वो गलत करते हैं एग्जेक्टिव, तो कांग्रेस उसे चेक कर सकती है, उस पर चेक एंड बैलेंस रख सकती है। इसी तरह अगर कोई दूसरे ओहदों में एग्जेक्टिव कोई गलत काम करती है तो जुडिशल रिव्यू भी हो सकता है। जुडिशल रिव्यू ये एलोकेशंस पे भी हो सकता है और कानून साजी पे भी हो सकता है। कोई भी कानून साजी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो जुडिशल रिव्यू हो सकता है। तो ये इसका बेसिकली ये आइडिया है मोंटेस्क्यू का, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अमेरिका में स्टिल हो रही है, फ्रांस में, बरतानिया में, इन ममालिक में इसकी बहुत हद तक इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये आप कह लें कि पॉलिटिकल आइडियाज़ में जो मोंटेस्क्यू का मुकाम वो बहुत हद तक ज़्यादा है कि अगरचे ये 18th सेंचुरी का फिलोसफर है लेकिन इसके आइडियाज़ स्टिल रेलिवेंट टू दिस एज है। तो अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं। दूसरा इसका जो आइडियाज़ में दूसरा अहम आइडिया है वो है लॉज की फॉर्मेशन। तो लॉज जो हैं वो कैसे होने चाहिए, उनकी टाइप्स क्या है, वो मोंटेस्क्यू ने बयान किया। असल में ये एक लॉ मेकर था, बहुत बड़ा लॉ मेकर। तो इसने टाइप्स ऑफ लॉज, 4 टाइप्स ऑफ लॉज बयान की हैं। नंबर 1 नेचुरल लॉ। इसके मुताबिक जो है नेचुरल लॉ जो कि इस कायनात में मौजूद है, जो इंसान अपनी फितरी सलाहियतों से हासिल करता है, तो ये नेचुरल लॉ इसका बुनियादी तौर पर मकसद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन सोसाइटी, और इवन जो इंसान जो है सोशलाइजेशन जो है कि इंसान, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये भी अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ है। फिर इंसान की जो बेसिक नेसेसिटीज़ इंसान जो पूरी करता है, जिस दायरा कार में रहकर पूरी करता है, तो वो भी नेचुरल लॉज के ज़ुमरे में आते हैं। और उसके बाद इंसान अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल कर सोशल और पॉलिटिकल लॉज की जो फॉर्मेशन करता है वो भी नेचुरल लॉज के ज़ुमरे में आते हैं। मतलब वो लॉज जो कि हर इंसान के लिए काबिल कबूल हैं, तो ये इसकी नज़र में नेचुरल लॉज हैं। दूसरे नंबर पर है पॉलिटिकल लॉ। तो पॉलिटिकल लॉ में क्या है कि इसमें हुक्मरान जमात और अवाम, इनके दरमियान राइट्स एंड ड्यूटीज़ का जो तयन किया जाता है जिन लॉज के ज़रिए, ये पॉलिटिकल लॉज कहलाता है। तो थर्ड पे फिर मतलब हुक्मरान की जिम्मेदारियाँ इसमें क्या हैं, अवाम की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, तो उनका तयन जो जिन लॉज के ज़रिए किया जाता है वो पॉलिटिकल लॉज है। फिर थर्ड पे है सिविल लॉज। सिविल लॉज में क्या है कि अवाम टू अवाम, लोगों के साथ इंटरेक्शन, अगर वो एक दूसरे पे जुल्म सितम करते हैं, एक दूसरे के राइट्स की वायलेशन करते हैं, तो ऐसे में जो लॉ एक्टिवेट होता है उसे सिविल लॉ कहते हैं। और फिर लास्ट पे है इंटरनेशनल लॉ। कोई भी स्टेट जब दूसरी स्टेट के साथ इंटरेक्शन करती है, किन किन बेसिस पे इंटरेक्शन होगा, अगर कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ ज्यादती कर रही है तो उसकी रेमेडी के लिए कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए इंटरनेशनल लॉज फॉर्मेट किए जाएंगे। तो ये इसकी नज़र में बुनियादी तौर पर टाइप्स ऑफ लॉज 4 हैं: नेचुरल लॉ, पॉलिटिकल लॉ, सिविल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। तो ये हैं टाइप्स ऑफ लॉज। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इसकी नज़र में सिंपली 3 ही टाइप्स हैं। हम लोगों ने अभी तक जितने भी फिलोसफर्स को देखा है, ज़्यादातर ने, जो वेस्टर्न फिलोसफर, ग्रीक फिलोसफर से हटके, इन्होंने ज़्यादातर 3 ही टाइप्स के लॉज, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बयान किए हैं। लेकिन इसके ज़रा मुख्तलिफ हैं 3। इसने नंबर 1 मोनार्की, नंबर 2 डेस्पोटिज्म एंड नंबर 3 इज डेमोक्रेसी। तो इसने डेस्पोटिज्म का इजाफा किया है। अब ये हम देख लेते हैं मोनार्क इसकी नज़र में क्या है। मोनार्क एक ऐसा रूलर है जो कि रूल ऑफ वन अकॉर्डिंग टू लॉज, जो एक बादशाह लॉज के मुताबिक अगर काम कर रहा है, उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है,
तो ये मोनार्क है उसकी नज़र में, और अवाम के फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर वो लॉज के मुताबिक काम नहीं कर रहा, अपने लिए काम कर रहा है, अपने फ़वाइद के लिए काम कर रहा है, अवाम पे जुल्म सितम कर रहा है, देन इट विल कॉल डेस्पोटिज्म। आपको याद होगा अरिस्टोटल ने टेरेनी का नाम इसे दिया था, रूल ऑफ वन बट इन परवर्टेड फॉर्म, तो इसने इसे डेस्पोटिज्म कहा। तो इसकी नज़र में ऐसा बादशाह जो कि अपने मफाद के लिए काम कर रहा है, इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को कर्टेल कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को ये डेस्पोटिज्म करार देता है। थर्ड पे डेमोक्रेसी, इसको ये बेस्ट रूल करार देता है। इसकी नज़र में डेमोक्रेसी की 2 फॉर्म्स हैं। एक तो है अवाम कुछ लोगों को चुनते हैं, फ्यूज रूलर्स को चुनते हैं, तो इसे ये एरिस्टोक्रेसी का नाम देता है। तो ये इसकी नज़र में एरिस्टोक्रेट्स ये ज़्यादातर ताकतवर लोग होते हैं, माशरे के इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो ये कम ही अवाम के लिए काम करते हैं। दूसरा सिस्टम इसकी नज़र में वो डेमोक्रेसी है कि जिसमें अवाम अपने ही नुमाइंदों को चुनकर और ख़ुद ही रूल कर रही होती है। तो प्योर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है कि जो है डेमोक्रेसी में अवाम, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो ये है इसकी नज़र में। तो ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। लास्ट पे जो इसका आइडिया है वो है इसका कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसकी नज़र में इंसान बिल्कुल आज़ाद है, इंडिविजुअल बिल्कुल वो मदर पिदर आज़ाद है, उसको रियासत कौन होती है कि उसकी लिबर्टीज़ को कर्टेल करे। लेकिन ये सिर्फ आज़ादी की एक ना जो है वो हद बताता है, लिमिटेशन बताता है। वो क्या है? टू डू व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ, अवॉइड व्हाट इज़ अगेंस्ट द लॉ। मतलब आप वो करें जो कि लॉ के अकॉर्डिंग है और उससे बचें जो कि लॉ के अगेंस्ट है। दिस इज़ योर लिबर्टी, और इससे आगे नहीं बढ़ना। जैसे एक मशहूर दानिश्वर ने कहा कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं, आप अपनी लाठी को जिधर मर्जी घुमाएं, यहाँ तक आपकी आज़ादी है कि जिधर मर्जी घुमाएं, लेकिन किसी दूसरे आदमी की जिधर नाक शुरू हो रही है वहाँ तक आपकी आज़ादी, उससे आगे नहीं। ये नहीं कि आप आज़ाद हैं तो दूसरे को पीटना शुरू कर दें, ये आपकी आज़ादी नहीं है। तो इसने ये बुनियादी तौर पर कहा कि इंसान की जो लिबर्टी है वो विद इन द टेरिटरी ऑफ लॉ है, लॉ के अगेंस्ट उसकी कोई लिबर्टी नहीं। तो लिबर्टी की भी इसने 2 फॉर्म्स बताई हैं, एक है इंडिविजुअल लिबर्टी और दूसरा है पॉलिटिकल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी में इंसान इंडिविजुअली जो कुछ मर्जी कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो कि कानून के खिलाफ हो, तो इंसान बिल्कुल आज़ाद है। दूसरे नंबर पर पॉलिटिकल लिबर्टी, मतलब इंसान पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेयर कर सकता है, वो मामला देख सकता है, खुद पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, खुद रूल कर सकता है, उसे पॉलिटिकल लिबर्टी उसके पास है। कोई भी अथॉरिटी उसे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने से रोक नहीं सकती। ये ना हो कि वो कोई मुजरिम हो, ये वो ऐसे मसले, कानूनी लिहाज से अगर कोई मसले नहीं, तो वो पॉलिटिकली उससे लिबर्टी उसके पास मौजूद है। तो ये है हमारा आज का मौजू।